हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मैरिटल रेप, जो कि एक गुड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स है। ये केरला हाई कोर्ट ने हेल्ड किया है अपनी एक जजमेंट में, तो उस जजमेंट के बारे में बात करेंगे। साथ में मैरिटल रेप एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि पीछे भी डिबेटेबल रहा है और आगे भी ये कंसेप्ट है वो डिबेटेबल है। क्योंकि आईपीसी में जो रेप की डेफिनेशन दी गई है उसमें जो एक्सेप्शन है उसमें वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स फोर्सफुली उसको रेप की कैटेगरी में नहीं रखा गया, उसको रेप नहीं माना गया। तो मैरिटल रेप के कंसेप्ट को लेके गुजरात हाई कोर्ट ने भी अपनी एक जजमेंट में कंसेप्ट को क्लियर किया था। और साथ में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जिसमें जो एक्सेप्शन है उसको पार्शियली स्ट्रक डाउन किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पे आपको जजमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केरला हाई कोर्ट की एक सिग्निफिकेंट जजमेंट है जिस जजमेंट में केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि आल्दो ये जो मैरिटल रेप है ये पिनलाइज नहीं है इंडिया में, माना कि इसके लिए सज़ा का प्रावधान नहीं है इंडियन पिनल कोड में, बट ये डाइवोर्स के लिए एक अच्छा ग्राउंड है। डाइवोर्स लेने के लिए वाइफ के पास मैरिटल रेप है वो अच्छा ग्राउंड है। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो मैट्रिमोनियल अपील नंबर 151 2015 179 ऑफ 2015 जो कि डिसाइड हुई थी 30 जुलाई 2021 में। इसमें केस टाइटल नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट है केरला हाई कोर्ट में उसमें जजमेंट केस टाइटल नहीं साइट किया गया। तो केरला हाई कोर्ट ने यह हेल्ड किया है कि हस्बैंड licentious disposition disregarding the autonomy of wife is a marital rape। जो हस्बैंड का जो लस्टफुल उसका बिहेवियर है, उसकी वाइफ को जो उसकी ऑटोनोमी है, स्वतंत्रता देने के लिए, वो एक मैरिटल रेप की कैटेगरी में आता है। जो हस्बैंड का अपनी वाइफ की तरफ एक लस्टफुल, एक अनैतिक व्यवहार है, वो मैरिटल रेप की कैटेगरी में आता है। चाहे कि सच कंडक्ट है वो पिनलाइज नहीं है, वैसा कंडक्ट पिनलाइज नहीं है, बट ये फिजिकल और मेंटल क्रूरटी के फ्रेमवर्क में आता है। मैरिटल रेप इज एलियन टू आवर पिनल जूरिस्प्रूडेंस। हमारे जो क्रिमिनल लॉ का जूरिस्प्रूडेंस है उसके लिए एक एलियन की तरह है, एक अलग सा एक टॉपिक जिसको हम कह सकते हैं। हमारे पिनल जूरिस्डिक्शन में मैरिटल रेप के लिए कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। मैरिटल रेप है वो डिफाइन किया गया है ब्लैक लॉ डिक्शनरी 8th एडिशन में कि हस्बैंड्स सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ बाय फोर्स और विदाउट कंसेंट। तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है कि मैरिटल रेप क्या है कि हस्बैंड के द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स उसकी वाइफ के साथ फोर्स के साथ और उसकी बिना कंसेंट के साथ किया गया, उसको मैरिटल रेप कहते हैं। मैरिटल रेप तब होता है जब हस्बैंड है वो इस नोशन में होता है कि उसकी वाइफ की बॉडी के उसके ऊपर उसका पूरा अधिकार है, वो उसी को बिलोंग करती है, तो हस्बैंड उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तो ये मैरिटल रेप तब ये इसकी ऑकरेंस होती है। मॉडर्न सोशल जूरिस्प्रूडेंस कहती है कि जो स्पाउस है, मैरिज में जो स्पाउस होते हैं हस्बैंड और वाइफ, वो इक्वल पार्टनर होते हैं। तो हस्बैंड अपना कैन नॉट क्लेम एनी सुपीरियर राइट, तो हस्बैंड अपना कोई सुपीरियर राइट क्लेम नहीं कर सकता ओवर द वाइफ के ऊपर कि उस विद रिस्पेक्ट टू हर बॉडी, या उसकी बॉडी को लेके या उसके इंडिविजुअल स्टेटस को लेके हस्बैंड अपना सुपीरियर राइट है वो नहीं क्लेम कर सकता, क्योंकि सोशल जूरिस्प्रूडेंस ये कहती है कि मैरिज में जो स्पाउस है वो इक्वल पार्टनर ट्रीट होते हैं। अपनी वाइफ की बॉडी को ऐसे ट्रीट करना कि वह हस्बैंड के लिए है और उसके लिए सेक्सुअल एक्ट कमिट करना अगेंस्ट हर विल, ये मैरिटल रेप का ही पार्ट है। तो ऐसा केरला हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने हेल्ड किया। राइट टू रिस्पेक्टेड फॉर हिज और हर फिजिकल एंड मेंटल इंटीग्रिटी encompass bodily integrity, and any disrespect or violation of bodily integrity is a violation of individual autonomy।
जो राइट टू रिस्पेक्ट है उसकी फिजिकल और मेंटल रिस्पेक्ट है, ये टोटल एक आपस में एक जुड़े हुए हैं, इंटीग्रिटी है। तो डिसरिस्पेक्ट करना किसी भी फिजिकली मेंटली ये वायलेशन ऑफ बॉडी इंटीग्रिटी है। तो ये इंडिविजुअल के ऑटोनॉमिस की, उसकी खुद मुख्तियारी की जो है वो वायलेशन है। Autonomy essentially refer to a state of feeling or condition one believes to possess, having a control over it। तो autonomous के लिए कि एक फीलिंग होती है कि वह उसका जो अधिकार है उसके बॉडी के ऊपर, उसके माइंड के ऊपर, उसकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर उसी का है अधिकार है, तो वो ऑटोनॉमी की एसेंशियल कंडीशन है। तो किसी भी तरह की इस वायलेशन, इसमें जो इंटरफेरेंस है, चाहे वो फिजिकली हो व मेंटली हो, वो उसके राइट को वायलेट करती है, ऑटोनॉमी के राइट को वायलेट करती है। तो इसी तरह मैट्रिमोनी स्पाउस जैसे सच प्राइवेसी एज इनवैल्यूएबल राइट इनहेरेंट इन हिम और हर एज इंडिविजुअल। तो इसी तरह अगर शादी के बंधन में दोनों में से स्पाउस के पास, जो दूसरा स्पाउस होता है उसके पास ऐसा प्राइवेसी का राइट होता है जो इनवैल्यूएबल राइट है और उससे इनहेरेंट राइट है, उसके एज ए इंडिविजुअल होने का राइट है। तो देयरफॉर कि मैरिटल प्राइवेसी इज इंटीमेटली एंड इंटरेस्टिकली कनेक्टेड टू इंडिविजुअल ऑटोनॉमी से। तो ये इंडिविजुअली ऑटोनॉमीज के साथ कनेक्ट करता है और किसी भी तरह का फिजिकली और अदरवाइज इस जो ऑटोनॉमीज में इंटरफेरेंस है वो इस प्राइवेसी को डिमिनिश करता है, इसको ख़त्म करता है। सो दिस एसेंशियली वुड कॉन्स्टिट्यूट क्रुएल्टी। तो ये एक क्रुएल्टी क्रिएट करता है merely for the reason that law does not recognize marital rape under the penal law। सिर्फ ये कहना कि जो penal law के अंडर है marital rape है वो penal laws को recognize नहीं करता, सिर्फ इसी से कोर्ट को इससे एज ए क्रूअल्टी recognize करने से नहीं रोकता। marital rape को एज ए क्रूअल्टी recognize करने से ये चीज़ नहीं रोकती कि वह पिनल लॉ में भी आईपीसी में उसको क्रूअल्टी उसको एक आईपीसी उसको पेनलाइज नहीं करता है, क्रिमिनलाइज नहीं करता ऐसे एक्ट को। तो कोर्ट के पूरी पावर है कि वो इस तरह के एक्ट को क्रूअल्टी के फॉर्म में ले और जो डिवोर्स है वो ग्रांट करे। तो इसीलिए कोर्ट का ये ओपिनियन था, केरला हाई कोर्ट का ओपिनियन था कि मैरिटल रेप है वो एक गुड ग्राउंड है टू क्लेम डिवोर्स। तो जो नेक्स्ट हम जजमेंट देखते हैं वो है गुजरात हाई कोर्ट की है, नमेश भाई भरतभाई देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जो कि डिसाइड हुई थी 2 अप्रैल 2018 को। इसमें कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो सेक्शन 75 है इंडियन पिनल कोड का, वो कंसेप्ट ऑफ मैरिटल रेप के जो कंसेप्ट है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। मैरिटल रेप की एग्जिस्टेंस इंडिया में है, तो ये जो डिसग्रेसफुल ऑफेंस है, इसने जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है उसके लिए एक ये खतरा है, उस मैरिज के इंस्टीट्यूशन के लिए एक खतरा है मैरिटल रेप जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है। और जो लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, इसमें बहुत सी वुमेन ने इस प्रैक्टिस की शिकार हुई हैं, उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है जो मैरिटल रेप है। तो गुजरात हाई कोर्ट ने मैरिटल रेप को कैटेगराइज किया है 2 कैटेगरी में, ब्रॉडली इसको कैटेगराइज किया है 2 कैटेगरी में। तो सबसे पहली कैटेगरी है सेक्सुअल कोर्शन बाय नॉन फिजिकल मीन। सेक्सुअल कोर्शन कैसे होता है, नॉन फिजिकल मीन से कैसे होता है कि ये दिस फॉर्म ऑफ कोर्शन इन्वॉल्व सोशल कोर्शन। ये एक सोशल कोर्शन है जिसमें वाइफ को ये कंपेल किया जाता है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए उसको कंपेल किया जाता है, उसको एज ए वाइफ उसकी ड्यूटी उसको रिमाइंड कराई जाती है कि एज ए वाइफ उसकी ड्यूटी है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज हो। सो दिस फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इंटेल्स अप्लाइंग नॉन फिजिकल टेक्निक। तो ये जो क्वेश्चन की फॉर्म है ये नॉन फिजिकल टेक्निक अप्लाई करके, टैक्टिक्स करके, चाहे वो वर्बली प्रेशर करके उसको इस जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में है उसको दिया जाता है। नॉन कंसेंटिंग फीमेल कि उसकी फीमेल की कंसेंट नहीं होती, पर जो नॉन फिजिकल टेक्निक है इसको यूज़ करके उसको प्रेशराइज किया जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। नॉन फिजिकल टेक्निक में इंक्लूड होता है कि आपको झूठे वादे करना, अपने जो विवाहित जीवन को ख़त्म करने की धमकियां देना,
सो दैट कि जो विक्टिम है उसका प्रोटेस्ट है उसको रोका जा सके। इस तरह की कार्रवाई करना नॉन फिजिकल टेक्निक यूज करते हैं। सच एक्ट ऑफ सेक्सुअल कोर्शन बाय यूज ऑफ नॉन फिजिकल स्टंट दो कंसिडर लेस सवियर इन डिग्री एज कंपेयर टू विद द फिजिकल कुर्सिव सेक्सुअल एक्ट। तो अगर हम इसको फिजिकल एक्ट के साथ फिजिकल कुर्सिव असाल्ट के साथ कंपेयर करें तो इसका जो सवेरिटी है वो कम है थोड़ी सी, बट ये जो वुमेन के राइट सोसाइटी में है उसको थ्रेट करता है। और जो सेकंड कैटेगरी आती है वो है फोर्स्ड सेक्स। इन दिस इन्वॉल्व यूज ऑफ फिजिकल फोर्स। इसमें फिजिकल फोर्स यूज की जाती है एक अनविलिंग वुमेन को, जिसकी इच्छा नहीं है उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व करने के लिए उसको फिजिकल फोर्स यूज की जाती है। इसमें आगे जो फर्दर 3 कैटेगरी कोर्ट ने डिफाइन की हैं, एक है बैटरिंग रेप, मार कुटाई करना। सो दिस फॉर्म ऑफ रेप इन्वॉल्व यूज ऑफ एग्रेशन एंड फोर्स अगेंस्ट द वुमेन। इसमें एग्रेशन और फोर्स है वो वुमेन के अगेंस्ट यूज किया जाता है। वुमेन आर आइदर बैटर्ड ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट इटसेल्फ और फेस ए वायलेटिव एग्रेशन आफ्टर द कोर्सिव सेक्सुअल इंटरकोर्स। या तो इंटरकोर्स के पहले या बाद में वुमेन को जो फिजिकल मार कुटाई के जो एक्ट हैं वो सहने पड़ते हैं। तो बीटिंग में आल्सो आकर बिफोर द सेक्सुअल असॉल्ट एज टू कंपेल हर इनटू अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल असॉल्ट से पहले उसकी मार कुटाई है वो की जाती है, उसके ऊपर फिजिकली फोर्स किया जाता है। उसके बाद आता है फोर्स ओनली रेप। इन दिस फॉर्म ऑफ रेप, इस रेप की किस्म में जो हस्बैंड है वो जरूरी नहीं है कि उसको वाइफ को मारे या पीटे उसको, बट वो इस तरह से इतनी फोर्स यूज़ करता है कि उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए अनविलिंग वाइफ के साथ जितनी फोर्स नेसेसरी वो कर सकता है वो करता है, बट इसमें जरूरी नहीं कि उसको फिजिकल असॉल्ट करे। उसके बाद जो थर्ड फॉर्म है वो है ऑब्सेसिव रेप। सो दिस फॉर्म ऑफ रेप इन्वॉल्व यूज ऑफ फोर्स इन सेक्सुअल असॉल्ट complied with the perverse act against the woman. It involves a kind of sexual sadic pleasure enjoyed by the husband. तो obsessive rape की जो थर्ड कैटेगरी है उसमें भी ये जो असॉल्ट है वो आता है। तो उसके बाद जो इसके बाद लॉ कमीशन ने अपनी 172 जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसमें ये सजेशन दिया कि जो सेक्शन 375 आईपीसी की एक्सप्लेनेशन 2 है मैरिटल रेप को लेके उसको डिलीट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स हस्बैंड के द्वारा वाइफ के लिए वो शुड बी ट्रीटेड इक्वली एज एन ऑफेंस। वो इस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे कि कोई और फिजिकल वायलेंस होता है वाइफ के अगेंस्ट हस्बैंड के द्वारा, तो उसी तरह ही इसको भी मैरिटल रेप को भी एक ऑफेंस के तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। 172 जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसमें ऐसा रिकमेंड किया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIA 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज 4904, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 375 की एक्सेप्शन नंबर 2 है उसको थोड़ा सा स्ट्रक डाउन करके चेंज किया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह किया हेल्ड किया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो डेफिनेशन अब पढ़ी जाएगी, मीनिंगफुल रीडिंग होगी जिसकी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय मैन विद हिज ओन वाइफ। सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट है एक आदमी के द्वारा अपनी औरत के लिए या वाइफ के लिए कि वाइफ नॉट बीइंग अंडर द 18 years ऑफ एज इज नॉट रेप। इसमें पहले जो आईपीसी में डेफिनेशन थी वो वाइफ की एज थी वो 15 साल थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एज को 18 साल तक के लिए कर दिया गया। एक्सेप्शन 2 है वो सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पीनल कोड की है जो कि गर्ल चाइल्ड मैरिड गर्ल चाइल्ड बिलो द 18 ईयर एज है उसको स्ट्रक डाउन किया था इस ग्राउंड के कि ये आर्बिट्रेरी है, कैप्रिसिस है, वेम्सिकल है एंड वायलेटिव करती है राइट ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, और ये फेयर नहीं है, जस्ट और रीजनेबल नहीं है। तो ये वायलेशन करती है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। और सेकंड था कि इट वाज ए डिस्क्रिमिनेशनरी एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
और थर्ड कि ये पोस्को एक्ट के इनकंसिस्टेंट है। तो पोस्को एक्ट मस्ट प्रिवेल करना चाहिए। पोस्को एक्ट में 18 साल की एज दी गई है, तो ये पोस्को एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंस है, तो पोस्को एक्ट प्रिवेल करना चाहिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट में और केरला हाई कोर्ट की जजमेंट में मैरिटल रेप के कंसेप्ट को डिफाइन किया गया है। तो होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।